Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about carbohydrates for class first year biology. Now first we discuss about the learning objective. Today we want to understand the classical concept of carbohydrate, also discuss the valid definition of carbohydrate, then we find out the classification of carbohydrates, in which we discuss the monosaccharide. कार्बोहाइड्रेट्स अगर क्लासिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाए, जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड होते थे उसको हम कार्बोहाइड्रेट क्लास जो थी कार्बोहाइड्रेट उसमें कंसीडर करते थे। और उसके मुताबिक जो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ऐसे जिनके पास हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हैं, वो कंपाउंड्स हम कार्बोहाइड्रेट वाली क्लास में कंसीडर किए जा रहे थे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और दूसरी इनमें ये पहचान की जाती थी कि दीज कंपाउंड हैविंग द सेम रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज कंपेयर टू वाटर 2:1 रेशो। और साथ इनमें ये भी जो है देखा जाता था कि इन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम रेशो होगी जो वाटर में प्रेजेंट है 2:1। तो ये तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स के कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो हाइड्रेटेड कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो एज़ कंपेयर टू वाटर सेम रहती थी। मतलब हाइड्रोजन 2 होने चाहिए और ऑक्सीजन 1 होना चाहिए जो वाटर के अंदर रेशो है। अब हम देखते हैं कि क्या लिमिटेशन थी जिसकी वजह से ये डेफिनेशन जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुई, और इसकी जो ट्रू डेफिनेशन है, जो वैलिड डेफिनेशन है, वो क्या है। जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में होने चाहिए थे, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, सम कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन 2:1 रेशो बट आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम रेशो में मौजूद है जो वाटर में मौजूद होती है, और जो लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में भी कार्बन हाइड्रोजन में आप देखें हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है इस कंपाउंड के अंदर वो सेम रेशो में मौजूद है जो कार्बोहाइड्रेट में वाटर की रेशो है 2:1, लेकिन ये भी हाइड्रोकार्बन नहीं है। ये तो इसकी पहली लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन ऐसी है कि सम कार्बोहाइड्रेट्स डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन and oxygen in the ratio of water but they consider as hydrocarbons. For example रेमनोस। रेमनोस हमारे पास एक ऐसे एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर की रेशो में तो मौजूद नहीं है, लेकिन दे आर कंसीडर एज हाइड्रोकार्बन। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने पहले पढ़ी है कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 2:1 में प्रेजेंट हो जो वाटर में प्रेजेंट है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा हर कंपाउंड्स पे जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स मौजूद थे जिनमें 2:1 की रेशो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मौजूद है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद थे जो कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम रेशो एज़ कम्पेयर टू वाटर मौजूद नहीं है। तो ये तो था क्लासिकल कॉन्सेप्ट अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखते हैं इसकी वैलिड डेफिनेशन कौन सी है। वैलिड डेफिनेशन इसकी है दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच बिलोंग्स टू द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं या तो वो कीटोन ग्रुप के साथ बिलोंग होंगे या एल्डिहाइड ग्रुप उन्होंने कंटेन किया होगा। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसकी कॉमन एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया है C3 कंपाउंड की, जो है आपके पास ग्लिसर एल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर आप ये ग्लिसर एल्डिहाइड में देखें, ये आपके पास
3 कार्बन है। आपने ये बात याद रखनी है, ये वाला जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप है, और आपके पास जो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C मौजूद है और यहाँ पे C मौजूद है, ये आपके पास जो ये ग्रुप है ये आपके पास कीटो ग्रुप मौजूद है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कीटोन और कीटो ग्रुप या अल्डिहाइड ग्रुप, दीज आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि all the carbon atoms contain hydrogen and hydroxyl group except one carbon which is the part of keto group or aldehyde group। बाकी सारे जो आपके कार्बन एटम्स हैं उनके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद हों, एक्सेप्ट एक कार्बन के विच इज़ द पार्ट ऑफ किसका पार्ट होगा, विच इज़ द पार्ट ऑफ कीटो ग्रुप या अल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट होगा। ये देखें, हमने जो पहले एग्जांपल कंसीडर की थी वही एग्जांपल है। ये आपको मैंने पहले भी बताया, ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप, और ये आपके पास कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप। ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट वन, ये वाला दैट इज एक्सेप्ट वन, ऑल कार्बन एटम्स कंटेन हाइड्रोक्सल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है। हाइड्रोक्सल ग्रुप और हाइड्रोजन आयन उसने कंटेन किया हो, ठीक है। ऑल कार्बन एटम्स कंटेन हाइड्रोजन ग्रुप एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप एक्सेप्ट वन कार्बन, ये एक्सेप्ट है। ये देखें, एक्सेप्ट वन कार्बन विच इज़ अ पार्ट ऑफ, या तो वो कीटो ग्रुप का पार्ट होगा या फिर वो किसका पार्ट होगा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। नाउ दिस इज कॉल्ड एज, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। तो अब जो वैलिड डेफिनेशन है हम इसकी वो क्या कहते हैं, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड जो हैं कंपाउंड्स होते हैं, या इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द कार्बन एटम्स कंटेन हाइड्रोक्सल एंड हाइड्रोजन ग्रुप एक्सेप्ट वन कार्बन विच इज द पार्ट ऑफ कीटो ग्रुप और द पार्ट ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये तो हमारे पास वैलिड डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जो वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है, सैकरोन से। सैकरोन मीन्स शुगर। सैकरोन का जो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर, दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली कॉल्ड एज शुगर। और जो सिंगल सैकराइड यूनिट है, बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ दी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का पार्ट होगा। जो हमने डिस्कस किया है, जितने भी मर्जी कार्बन एटम्स हों एक्सेप्ट वन कार्बन, जो वो एक्सेप्ट वन कार्बन है, चेन पॉली, आपके पास पॉली से मुराद मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप उसने कंटेन किया हुआ है। आपके पास कार्बन एटम की ऐसी चेन मौजूद है जिसके पास जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है एक्सेप्ट वन कार्बन, जो क्या या तो कीटो ग्रुप का हिस्सा होगा या अल्डिहाइड ग्रुप का हिस्सा होगा। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जो इसकी वैलिड डेफिनेशन है। तो सिंगल यूनिट जो है वो किसके पार्ट होगी, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का पार्ट होगी। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासीफाई करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स। इसमें कितने सैकराइड यूनिट्स मौजूद हैं, इस बिना पर हमारे पास 3 क्लासेस जो है कार्बोहाइड्रेट्स की बनती हैं, जिसमें पहली क्लास है मोनोसैकराइड, दूसरी क्लास है ओलिगोसैकराइड और तीसरी क्लास है हमारे पास पॉलीसैकराइड्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन में जो ये 3 क्लासेस हैं इनमें के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। अगर तो सिंगल सैकराइड यूनिट हो, जिसके पास सिर्फ एक सैकराइड यूनिट हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, मोनोसैकराइड। अगर उसकी चेन बन रही हो, अगर उसकी 2 to 10 सैकराइड यूनिट्स
आपस में मिलकर एक चेन बनाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। और अगर इसके क्या है 10 से ज़्यादा यूनिट हो, मोर देन 10 सैकेराइड यूनिट्स हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड्स। अगर आपके पास सिंगल सैकेराइड यूनिट से क्या मुराद है, एक ही, अगर मैं कहता हूँ सिंगल बीट लाइक स्ट्रक्चर है, तो अगर सिंगल बीट है तो वो मोनोसैकेराइड है। अगर आप समझें बीट्स का में जो तस्बीह है, अगर तस्बीह के हम दाने कंसीडर करते हैं बीट्स हैं, अगर वो बीट्स की हम लॉन्ग चेन बना ले, 2 से 10 तक की चेन बनाएं, तो वो आपके पास ओलिगोसैकेराइड बन जाएगी। अगर हम क्या करें, वो जो आपकी जो तस्बीह की बीट्स हैं, जो आपकी वो जो दाने हैं, उसमें क्या है 10 से ज़्यादा जो हैं बीट्स मौजूद हैं, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, चेन कौन सी बन जाएगी, पॉलीसैकेराइड्स की चेन बन जाएगी। तो ये बात आपने याद रखना है। अगर तो सिंगल बीट मौजूद हो या सिंगल सैकेराइड यूनिट मौजूद है, जिसे हम मोनोसैकेराइड बोलेंगे। अगर वो क्या है सैकेराइड यूनिट्स 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से 10 तक मौजूद हैं, तो वो आपके पास ओलिगोसैकेराइड्स हैं। और अगर वो आपकी लॉन्ग चेन बना रही है, 10 से ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, तो वो आपके पॉलीसैकेराइड्स हैं। अब देखे जाए तो मोनोसैकेराइड दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, दे हैव लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। और जब हाइड्रोलाइसिस हम पहले पढ़ चुके हैं कि पानी की मदद से क्या होता है कि हम जो है इन यूनिट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है ये सिंगल यूनिट है, ये सिंगल यूनिट है, इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। ये क्या 2 to 10 यूनिट्स इसमें मौजूद हैं, दैट्स वाई ये क्या करेगा, जब हाइड्रोलाइज होगा, ये ब्रेक डाउन होंगे, तो आपको सिंगल यूनिट्स कितने देंगे, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स आपको, मतलब सिंगल यूनिट्स आपको, सिंगल सैकेराइड्स यूनिट्स आपको 2 to 10 मिलेंगे। और इसी तरह अगर ये आपके पास जो पॉलीसैकेराइड है, ये हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और जब ये ब्रेक डाउन होता है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, तो ये आपको मोर देन 10 जो है ना सैकेराइड्स यूनिट देगा। और ये मिनिमम जो है ना इन्होंने ये दिया कि एटलीस्ट 11 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स आपको प्रोवाइड करेगा। ये सिंगल यूनिट है दे, और इसका सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर इजीली सोलुबल इन वाटर। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई दे आर लेस सोलुबल इन वाटर। और ये क्या होता है, जनरली इनसोलुबल इन वाटर। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और ये टेस्टलेस होते हैं, इनका जो स्वीटनेस जो है वो नहीं होती। तो ये सबसे ज़्यादा स्वीटनेस आपकी कौन सी किसकी होती है, वो आपके मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होते हैं। तो ये तो इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया कि हमने इसको क्लासिफिकेशन कैसे की हुई है। अब हम मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड्स जो हैं ये बेसिकली आपके ट्रू कार्बोहाइड्रेट हैं, और इनके अंदर जो ये स्ट्रक्चर जो इनका बनता है, ये इन्होंने कार्बन एटम्स जो हैं वो 3 to 7 जो हैं वो कंसिस्ट किए होते हैं। जनरल फार्मूला अगर इनका देखें तो CnH2nOn इसका जनरल फार्मूला है, और N आप जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स को। तो ये अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड की, तो मोनोसैकेराइड में जो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें अगर हम कार्बन एटम्स की बात करें, तो वो आपके पास कितने होंगे, 3 to 7 तक जो कार्बन एटम्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, मोनोसैकेराइड होंगे। एक ही आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके अंदर जो कार्बन एटम जो मौजूद होंगे 3 to 7 तक मौजूद हो सकते हैं, और उन वो जो हम इस क्लास को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मोनोसैकेराइड कहते हैं। ये आप देखें, मैंने ये C3 कंपाउंड को कंसीडर किया है। इधर आपके पास जिधर आपके पास ग्रुप लगाओ उसे हम कार्बन 1 कहेंगे, ये आपके पास कार्बन 2 है, ये आपके पास कार्बन 3 है। तो ये C3 कंपाउंड है, और ये जो C3 कंपाउंड है, इस तरह अगर यहाँ पे एक और कार्बन अटैच हो जाए वो C4 कंपाउंड हो जाएगा, एक फर्दर और कार्बन अटैच हो जाए तो वो C5 कंपाउंड हो जाएगा, एंड सो ऑन C7 तक ये कंपाउंड्स बनते हैं। ये पूरा जो एक सिंगल यूनिट बन रहा है, ये एक जो सिंगल यूनिट बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। ये आपके पास सिंगल यूनिट है, इस एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। और अगर ये सिंगल यूनिट आपस में थ्रू
क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं, अटैच होते जाएं तो ये क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ओलिगोसैकेराइड से आपके पास पॉलीसैकेराइड चेन बना देंगे। तो ये आपस में अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड चेन बनती है। और जब ये सिंगल यूनिट होते हैं, ये आपके पास सिंगल यूनिट है, तो इस सिंगल यूनिट को हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। और ये मेरे पास कितनी कार्बन वाला सिंगल यूनिट है, 3 कार्बन वाला सिंगल यूनिट है। मुझे कैसे पता चला, ये देखिए 1 2 3, तो ये 3 कंपाउंड वाला मेरे पास यूनिट है, जिसको मैं क्या बोलूँगा, मोनोसैकेराइड। तो ये तो था कि मोनोसैकेराइड कैसे प्रेजेंट होते हैं और मोनोसैकेराइड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, C3 से लेकर C7 तक। मिनिमम C3 है और मैक्सिमम इसकी लिमिट कहाँ तक जाती है, C7 तक जाती है। तो ये जो सिंगल यूनिट बनाएंगे, तो ये तो इसकी क्लासिफिकेशन अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। और इस सिंगल यूनिट को हम, जो ये कंपाउंड बने, सिंगल यूनिट को हम मोनोसैकेराइड कहेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स की बात करें कि वो किस पे डिपेंड करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स जो है, बेसिकली दे डिपेंड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपको पता है आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं 2 तरह के मौजूद हैं, या वो अल्डो ग्रुप को कंटेन किया होगा या कीटो ग्रुप को कंटेन किया होगा। और दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और उसके बाद ये है कि वो किस पे डिपेंड कर रही है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने मौजूद हैं। मोनोसैकेराइड्स के अंदर हमने पढ़ा है कि C3 से लेकर C7 तक कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। तो एक आपके पास क्लास बनेगी C3 वाली, एक क्लास बनेगी C4 वाली, फिर एक क्लास बनेगी C5, फिर C6 एंड C7। तो इस तरह आपके पास 5 मेजर ग्रुप्स बनेंगे। तो ये आपने हमेशा बात याद रखनी है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स है वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप और नंबर 2 नंबर्स ऑफ कार्बन एटम पे। फंक्शनल ग्रुप्स 2 तरह के हैं, एक एल्डो शुगर मौजूद होती है और एक कीटो शुगर मौजूद है। एक आपके पास एल्डो ग्रुप मौजूद है और एक कीटो ग्रुप मौजूद है। इसी तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो मोनोसैकेराइड्स में मौजूद है वो कहाँ तक मौजूद है, C3 to C7, दैट्स वाई इट गिव्स 5 ग्रुप्स। अब हम उन 5 ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं। जो आपके पास C3 यूनिट बनाते हैं, जो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायोसिस। और इनका अगर हम फार्मूले में देखें CnH2n और ON में, तो आपके पास जो बनेगा वो जो आएगा C3H6O3 कंपाउंड बनेगा। और इसकी एल्डोज शुगर जो इसकी एग्जाम में आता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटोज शुगर जो बनती है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनेगी, जो इंटरमीडिएटेड कंपाउंड्स हैं फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के। अब इसी तरह अगर तो उसने C4 कंपाउंड है, 4 कार्बन कंटेन किए हुए हैं मोनोसैकेराइड्स ने, तो इसका फार्मूला बन जाएगा C4H8O4। और एल्डो शुगर, अगर एल्डो ग्रुप इसका मोनोसैकेराइड के पास जो कार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा अटैच हुआ हुआ है, एल्डो ग्रुप अटैच हुआ हुआ है, तो उसे रिथ्रोस बोलेंगे। और अगर कीटो ग्रुप अटैच हुआ हुआ इसको रिथ्रोलोस बोलेंगे। और ये इंटरमीडिएटेड कंपाउंड बनाएगा किसके लिए, इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में। फिर इसके बाद अगर पेंटोज शुगर की बात की जाए, तो पेंटोज से मुराद क्या, 5 कार्बन वाली शुगर। अगर मोनोसैकेराइड जो सैकेराइड यूनिट बन रहा है उसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। और इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n और ON है तो C5H2n है तो 2 को 5 10, तो H10 हो जाएंगे। और ON में 5 लिखेंगे तो इस तरह ये क्या बन गया, C5H10O5 बन गया। और इसकी अगर एल्डोज शुगर कंटेन की भी है, तो इसमें हमारे पास राइबोस, डीऑक्सी राइबोस जो हैं कंपाउंड बनेंगे। और अगर कीटो शुगर इसने कंटेन किया तो राइबोलोस बन जाएगा। और ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं RNA और DNA के। और राइबोलोस इंटरमीडिएटेड कंपाउंड है फोटोसिंथेसिस का। इसके बाद अगर 6 कार्बन कंपाउंड कंटेन किया हुआ है मोनोसैकेराइड ने, तो इसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, C6H12O6। और इसकी अगर शुगर एल्डोज शुगर है तो इसे हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज बोलेंगे। ये 2 कंपाउंड ये वाले बनाएंगी। और अगर कीटो शुगर कंटेन की हुई है तो फ्रुक्टोज बनेगा। और जो ग्लूकोज है वो रेस्पिरेटरी फ्यूल है, ये ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व है।
और जो है उस क्या हमें जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। फ्रुक्टोज जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है रेस्पिरेशन के अंदर। इसी तरह जो आपके पास गैलेक्टोज है वो कंपोनेंट है मिल्क शुगर का, मिल्क में ये प्रेजेंट है। हेप्टोज की बात करें, इस मोनोसैकेराइड यूनिट ने C7 तक, मतलब C1 to C7 तक कार्बन एटम्स कंटेन किए हुए हैं, और वो जो पूरा यूनिट बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, हेप्टोसिस बोलेंगे, हेप्टोस बोलेंगे। और इसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, C7H14O7। और इसका जो कंपाउंड है वो ग्लूको हेप्टोज होगा अगर एल्डो शुगर कंटेन की हुई है, और अगर कीटो शुगर जो कीटो ग्रुप इसने कंटेन किया हुआ है तो ये सीडो हेप्टोलोज बन जाएगा। और ये भी इंटरमीडिएट कंपाउंड है फोटोसिंथेसिस का। तो ये तो इसकी मेजर क्लासेस थी जो किससे बनी थी, उसके एक तो फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं और दूसरी उसकी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करती हैं। और इसका मिनिमम कार्बन एटम इसके कितने कंटेन किए होते हैं, C3, और मैक्सिमम जो कहाँ तक यूनिट कंटेन करती है, C7 तक। और वो जो पूरा एक कंपाउंड बनता है उसको हम मोनोसैकेराइड बोलेंगे। तो ये तो इसकी मेजर क्लासिफिकेशन थी मोनोसैकेराइड्स की। अब नेक्स्ट टाइम हम इसके फर्दर मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।